आज बाजार की चाल देखें तो पूरे नॉन एग्री मार्केट में कच्चा तेल 1.5% से ज़्यादा की तेजी दिखा रहा है। नेचुरल गैस करीब 1% की तेजी है। चांदी की शुरुआती तेजी अब गायब होने वाली है, 1,15,200 पे आ गया है। सोना शुरुआती गिरावट बरकरार है, 98,400 के करीब सोना आ चुका है। बाकी मेटल्स की चाल देखें तो लेड तेज है, एल्युमिनियम में मामूली तेजी है, जिंक और कॉपर दबाव में दिख रहे हैं। तो ये है पूरा नॉन एग्री मार्केट का हाल। मैं हूं विश्वमोहन कुमार। शुरुआत कर लेते हैं मुनाफे की मंडी की। और आज 3 मेहमान हैं जो आज आपको गाइड करेंगे मार्केट में आपको करना क्या है। तरुण सत्संगी हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट। अंकित कपूर हैं हमारे साथ, कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज से। और साथ ही कुणाल शाह हैं, हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च, निर्मल बंग से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुणाल जी, सबसे पहले चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी में एक सपोर्ट मिल रहा है, चांदी में उस तरह की गिरावट नहीं दिख रही है जो गोल्ड दिखा रहा है। क्या करना चाहिए चांदी में सर? आज 1,15,000 का भाव है, क्या राय बन रही है सर? जी, सिल्वर तेजी लग रहा है मुझे। छोटा मोटा करेक्शन गोल्ड के पीछे आता है तो वन बी सरप्राइज। 1,14,800-900 के आसपास बाय कर सकते हैं। 1,15,900 या 16,000 का टारगेट लेके ट्रेडिंग के लिहाज से सिल्वर स्ट्रांग लग रहा है। डिप पे बाय कीजिए। आप बताइए तरुण जी, आपकी राय क्या है चांदी को लेकर? हाय, गुड मॉर्निंग गुड विश्वमोहन मॉर्निंग जी। सर, गुड मॉर्निंग। या एज प्रीवियसली सेड, हमने बोला था कि सिल्वर विल आउट परफॉर्म गोल्ड एंड 103 105 का लेवल जो था वहां से वंस हमने अच्छा रैली आते हुए देखा। अभी भी जब जब गोल्ड के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, दो गोल्ड अभी साइडवेज हो चुका है, तो सिल्वर के अंदर करेक्शन जो आएगा वो कंपेयर टू गोल्ड कम आएगा और वो डिप्स में बाय करने के लिए एक अच्छा टाइम होगा। मैं भी बिलीव करता हूँ 1,10,000 या उसके नीचे अगर प्राइस मिलते हैं तो पोजिशनली इट कैन बी बॉट। मुझे लगता है कि वंस अगेन 1,16,000 से 1,18,000 हायर साइड पर प्राइस देखने को मिल सकते हैं। इंडस्ट्रियल जिस तरीके से ट्रेड ऑप्टिमिज्म की वजह से चल रहे हैं, सिल्वर उन्हीं स्वीट को फॉलो करेगा और मेरे को लगता है कि आउट परफॉर्मेंस विल कंटिन्यू इन मीडियम टर्म इन सिल्वर। तो आउट परफॉर्म यहाँ पे जारी रह सकता है सर। इस चांदी को लेकर एक और खबर है। खबर ये है कि यूके से सिल्वर इंपोर्ट पर ड्यूटी होगी कम। ये खबर ये है क्योंकि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है यूके के साथ, उससे 2025-26 के लिए कहा जा रहा है कि यूके से इंपोर्टेड चांदी की जो ड्यूटी होगी वो 5.4% हो जाएगी और साथ ही हर साल इस ड्यूटी में 0.6% की कटौती होगी और 10 सालों में इंपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। फिलहाल ये जो सामान्य इंपोर्ट ड्यूटी है, बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी, वो 6% है और ये छूट इंडिया यूके एफटीए के तहत मिली है। और साथ ही ज्वेलरी एक्सपोर्ट में भी राहत मिलने वाली है। भारत से यूके को जो ज्वेलरी एक्सपोर्ट है उस पर अब टैरिफ 2.5% जो लगता था घटकर 0% हो जाएगा। इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे साथ पंकज अरोड़ा जी हैं, प्रेसिडेंट है AIJJF के और नेशनल सेक्रेटरी भी हैं कैट के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। सर, क्या अपडेट है इस फ्रंट पर? नमस्कार विश्वनाथ जी। नमस्कार सर। जैसी जानकारी आपने बताई, ऐसी जानकारी हम लोगों को भी है। और अगर ये 0.6% के हिसाब से अगर 10 सालों में ड्यूटी 0 होती है तो इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतर एक तेजी के सिल्वर में भी तेजी की बात भी है और तेजी ऑलरेडी चल रही है। अगर ड्यूटी कम होती है तो इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी राहत है और लोगों का निवेश इसमें बढ़ेगा और ज्वेलर्स भी इसमें अधिक और निवेश करेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है सर। सर, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। आगे आपसे ज़रूर बात करेंगे। ऑडियो में कुछ ब्रेक होके आवाज़ आ रही है, लेकिन आपकी आवाज़ इतनी पहुंच पाई है कि ये जो ड्यूटी है डेफिनेटली इससे विन विन सिचुएशन है। ओवरऑल सबको फ़ायदा यहाँ पर होगा एफटीए का। और सबसे अच्छी बात है कि ज्वेलरी एक्सपोर्ट में भी राहत मिलेगी। 2.5% जो ज्वेलर्स को एक्सपोर्ट यहाँ पर टैरिफ वहाँ पर यूके में लगता था, यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, वो टैरिफ अब घटकर 0% हो जाएगी। इससे यहाँ के जो ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी और भारतीय ज्वेलरी यूके मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाएगी और एक बड़ा बूस्ट मिलने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम गोल्ड की बात नहीं कर पाए थे। कुणाल जी, गोल्ड आज काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है, 98,500 रुपये के नीचे है और गिरावट की संभावनाएं नियर टर्म में आपको लग रही है क्या कुणाल जी? देखिए, 98,000 का सपोर्ट लेगा गोल्ड, मुझे
उछाले पे ये रेट पे बेचने का मेरा व्यू नहीं है। फिर से ये अराउंड 98,700 के आसपास आता है, 98,900 के आसपास, तब आप फिर से बेच सकते हैं। बट मेरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऐसा है, आज एक बार 98,000 का सपोर्ट लेगा, 98,100 200 के आसपास आप बाय कर सकते हैं। फिर से 98,600 700 आता है, वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट थोड़ा मीडियम टर्म आउटलुक देखेंगे तो $3450 का टॉप बन चुका है गोल्ड में। 700-800 रुपये बढ़ेगा, उससे ज्यादा तेजी नहीं लग रही है। ओके, आप बताइए तरुण जी, आपकी राय गोल्ड पर? हमने देखा कि इस हफ्ते भी जब गोल्ड के अंदर रैली आया था, $3440 एन ऑन्स, ये एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर रिकॉर्ड लेवल पर कभी प्राइस क्लोज नहीं दे पाए। दो रिकॉर्ड आई 3495 का था, और ये थर्ड टाइम ऐसा हुआ। एंड उसके बाद में जो यूरोप और यूएस के बीच में ट्रेड ऑप्टिमिज्म आया कि हाँ, मोस्टली जो टैरिफ लगेगा 30% ना लग के 15% लगेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अगस्त ऑन मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, तो कहीं ना कहीं सेफ हेवन अपील डेंट हुई और मार्केट वंस अगेन करेक्ट हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि राइस पर सेल करना चाहिए वंस अगेन 3380, अगर 3390 मिलता है इन डॉलर टर्म्स, एंड ग्रेजुअली इट विल कम टू 3300 वंस अगेन। ऑल इन ऑल मुझे लगता है 3270 डाउन साइड काफी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। साइमल्टेनियसली टू हैव अ लॉन्जेविटी इन द मीडियम टर्म लॉन्ग रन 3440 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोज होना जरूरी है। अंटिल देन साइडवेज मूवमेंट विल कंटिन्यू एंड राइस पर सेल करना बेटर रहेगा गोल्ड को। ओके, आपकी राय सोने चांदी पर क्या बन रही है अंकित जी? आप क्या अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर रहे हैं इन भावों पर? नमस्कार विष्णु जी। पूरा मार्केट अगर देखा जाए तो एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि अभी बताया गया है। तो नीचे में 3350 के आसपास एक सपोर्ट मिल रहा है, तो वहां से एक खरीदारी करी जा सकती है। और स्टॉप लॉस इसके अंदर जो इंट्राडे का रहेगा वो 3330 के आसपास लगा सकते हैं। वापस हमें कोई ना कोई उछाला $3370 $3380 तक देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर ट्रेंड की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग है, ये 30 जुलाई तक रहने की उम्मीद है। कहीं ना कहीं जो फेड की बैठक है उसके ऊपर सारा नजरिया रहेगा। तो ट्रेडर्स को फेड की नजरिया जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक केवल एक सीमित दायरा नीचे में $3330 और ऊपर में $3380 के बीच में ट्रेड करना चाहिए। ओके, क्रूड की बात करते हैं। क्रूड आज तेज है, 1.5% से ज्यादा की तेजी एमसीएक्स क्रूड में है, 5760 के ऊपर। कुणाल जी, क्या अब यहां पर क्या करना चाहिए? ये तेजी कंटिन्यू रहेगी यहां से क्या? अभी आप डेटा देखेंगे तो सऊदी अरेबिया ने भी रशिया से ऑयल बाय किया है, नंबर 1। नंबर 2, क्या होगा रशिया ऑयल सैंक्शन को लेके, उसका प्रीमियम बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑयल है 5900 तक बाई डिप्स की रणनीति अपनाई है। बाई ऑन डिप्स के साथ काम यहां पर क्रूड में करना है, ये कुणाल जी की राय है। चलिए, एक अहम अपडेट है मॉनसून को लेकर, और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईएमडी के मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट आरके जेनामणि साहब है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मॉनसून लग रहा है काफी एक्टिव फेज में है, देश के कई इलाकों से बातचीत हो रही है। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर बहुत अच्छी बारिश हो रही है। आप लोगों का अनुमान क्या है सर? मेनली जो कम दबाव का क्षेत्र था वो इंटेंसिफाई होके डिप्रेशन बन चुके हैं, और ये कोलकाता से जो है, जो डिस्टेंस लगभग 100 किलोमीटर जो दक्षिण पूर्व में है, और वो कोस्ट का जस्ट 60 किलोमीटर पार है। कैनिंग टाउन है, साउथ ईस्ट 60 किलोमीटर डिप्रेशन। तो इसकी वजह से फिर एक मतलब एक्टिव स्पेल नेक्स्ट 3 to 4 days राइट अक्रॉस उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ईस्ट एमपी, next 3 to 4 days, यानी 26, 25, 26, 27. So all India is around plus 5%. So July also we have good rainfall. So by looking this, the rainfall will continue, mainly as I was telling, eastern part of India and central India also. For northwest India, it will slightly reduce because the main monsoon crop is north of the normal position. So that way the northwest India part will reduce, but slowly the Konkan, coastal Karnataka, all these western Ghats, they will start getting heavy rainfall. Already started receiving coastal Karnataka. And central India, which was deficient, mainly 2-3 subdivisions covering Marathwada, Rayalaseema. So that I think will make up in next 4 to 5 days. Yeah. But the northeast India deficiencies are very high actually. हाँ, बहुत सारे then, yeah. जो बिहार, they like Assam, Meghalaya,
So the deficiency is high up to more than -40, 38 seasonal total 1 June to 24th July. Okay. Also, the Bihar is trying to make up some rain. It has got past 7 to 8 days, but still it needs more rain for becoming normal. ओके But सर, in the deficient side, yeah. ओके सर, मुंबई में भी आज काफी बारिश हो रही है और यहाँ पे जो Actually- लोकल यूनिट है आप लोगों की, वहाँ पे कहा गया है कि आज 12:30 बजे के आसपास में हाई टाइड का भी अलर्ट है। मुंबई को लेकर सर क्या अनुमान है आप लोगों का? नहीं, जैसे कोई सिस्टम अगर बंगाल का खाड़ी में बनता है तो ट्रिगर होता है, चाहे पालगढ़ हो, बॉम्बे हो, रायगढ़ हो, तो हेवी रेनफॉल का तो वार्निंग पूरा कोंकण कोस्ट के लिए है। पर मुंबई का यू नो इट इज अर्बन पॉकेट, so sometimes suburban received, but you get rain in Colaba. Like last heavy rainfall 2-3 days before, we have a lot of rain in Santa Cruz and Ram Mandir and others. So we are monitoring, and still we have given the heavy rainfall warning for Mumbai. Yeah. शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और मानसून का अपडेट हमारे दर्शकों को बताया कि क्या कुछ चल रहा है। हालांकि अभी भी कई सारे हिस्से हैं, खास करके पूर्वी भारत के और उत्तर पूर्वी भारत के, जहां पर अभी भी डेफिसिट की स्थिति है, लेकिन अभी मानसून एक्टिव फेज में दिख रहा है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इससे मानसून की रफ्तार तेज होती दिख रही है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कई सारी अहम खबरें हैं। सोयाबीन को लेकर क्यों यूएस भारत पर दबाव बना रहा है कि इंपोर्ट किया जाए, अगर भारत नेट इंपोर्टर है ही तो यूएस से करने में क्या दिक्कतें हैं, ये एक अहम खबर है। साथ ही गेहूं का नेट इंपोर्टर भारत बन सकता है, ये रिपोर्ट है, ये भी आपको दिखाएंगे। साथ ही मेटल्स पर, नेचुरल गैस पर कई सारे कॉल्स बचे हुए हैं जो हमारे तीनों एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम क्रूड की बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। अंकित जी, क्रूड पर आपकी राय क्या बन रही है, क्या सलाह देना है ट्रेडर्स को? जी, क्रूड काफी टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। 55 नीचे 100 में सपोर्ट बना हुआ है, 59 ऊपर में रेजिस्टेंस बना हुआ है। एक वापस से नीचे से उछाल देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि जो क्रूड का ट्रेंड है ये पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर गिरावट मिलती है तो 5720 के आसपास में खरीदारी करी जा सकती है। करीब 5720 के आसपास खरीदारी करेंगे। 5650 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट 5850 तक देखने को मिल सकते हैं। नेचुरल गैस आज 1% तक तेज है। कुणाल जी, नेचुरल गैस पर क्या राय है? 275 के करीब है, क्या कुछ तेजी यहां से दिख रही है, क्या अभी भी डाउन ट्रेंड में है ये? कुणाल जी, अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को। सॉरी मोहन जी, नेचुरल गैस यहाँ से आप 260, नेचुरल गैस यहाँ से आप 265 के आसपास बाय कर सकते हैं 280 के टारगेट्स के लिए। 280 के टारगेट तक आप देख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, एनर्जी पैक पर आपकी राय क्या है तरुण जी? अगर क्रूड ऑयल की बात करते हैं, $64 WTI क्रूड ऑयल का काफी अच्छा सपोर्ट बना है। प्राइसेस वहीं से रिकवर किए हैं। ऑल इन ऑल मेरे को रेंज में लगता है $64 से $69 के बीच में। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर 5500 से 6000 का रेंज है, जिसके बीच में प्राइस एक्टिविटी होगी। जब जब लोअर बैंड पर आए तो आई थिंक बाय करना बेटर रहेगा। रीजन, जिस तरीके से ट्रेड ऑप्टिमिज्म मार्केट में जब जब देखने को मिलेगा तो इंडस्ट्रियल विल डू गुड, एंड हम उसका सीधा का सीधा रिपरकशन ऑयल के अंदर आते हुए देखेंगे। नेचुरल गैस की बात करें, मेजर ट्रेंड अभी वीक है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बट एट द सेम टाइम हमने देखा है टाइम एंड अगेन 260 जोन से प्राइसेस रिकवर किए हैं। तो अब फर्दर वीकनेस तभी आएगा जब 260 के नीचे डिसाइसिवली प्राइस चलेंगे। अगर नहीं चलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 10, 15, 20 रुपए का यहाँ से रिबाउंड देखा जा सकता है। बट ऑल इन ऑल मेरे को लगता है कि सेल ऑन राइज काउंटर नेचुरल गैस, बट डाउन साइड लिमिटेड रहेगी अबव 260। मेटल्स की बात करते हैं। आज सारे मेटल्स दायरे में कह सकते हैं, लेकिन कॉपर और जिंक, इसमें नरमी हल्की दिख रही है। आप बताइए अंकित जी, मेटल्स में कहां खरीदारी और कहां बिकवाली की सलाह दे रहे हैं आप? जी, कॉपर के अंदर अगर बात करें तो काफी टाइम से एक सपोर्ट लिया हुआ है। तो 876 का जो उसने रिसेंट लो बनाया था, उसके बाद में कंटिन्यूसली इसके अंदर तेजी मिली थी। एक करेक्शन हमको देखने को मिला है। 888 के आसपास इसमें खरीदारी करी जा सकती है पोजिशनल बेसिस पे। 876 का स्टॉप लॉस रहेगा। हमें वापस से 918 23 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। काफी टाइम से देखा जाए तो बेस मेटल प्राइसेस के साथ साथ सिल्वर में भी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि जो मेटल्स के अंदर तेजी बनना स्टार्ट हुई है, तो ये आगे आने वाले टाइम में तेजी बनी रहेगी। तो गिरावट पे 8 से 88 के आसपास में खरीदारी करी जा सकती है।
ओके कुणाल जी, आपकी टॉपिक क्या है पूरे ही बेस मेटल्स पैक में? कॉपर अच्छा लग रहा है मुझे। कॉपर अराउंड फार्मन कॉन्ट्रैक्ट 895 के आसपास बाय कर सकते हो, और ऊपर में 710 तक का टारगेट आप रख सकते हो। तरुण जी, आपकी टॉपिक बेस मेटल्स में कहां पे ट्रेड करना चाहिए, खास करके कॉपर पर आपकी राय चाहिए? आई थिंक 870 880 काफी अच्छा सपोर्ट जोन बन चुका है। अगर मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट मंथ अगर मिलता है 880 रेंजेस पर, तो वहां पे बाय करना बेटर रहेगा विद स्टॉप लॉस बिलो 870। एंड दो मुझे लगता है कि हायर रेंज पे कंसोलिडेशन कर रहा है, बट ट्रेंड अभी भी इसका पॉजिटिव है। 905 910 हायर साइड पे प्राइस देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय निकल कर आ रही है बेस मेटल्स को लेकर। एग्री मार्केट की कुछ खबरें ले लेते हैं। सबसे पहले मसालों पर आपका व्यू क्या है तरुण जी? लाइक लास्ट वीक मैंने बोला था कि टर्मरिक के अंदर थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखा जा सकता है बिकॉज ऑफ ऑन गोइंग मानसून। अभी क्या है, 13,500 14,000 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा तो प्रॉब्ली हो सकता है ये वंस अगेन 12,000 11,000 डाउन साइड में देखने को मिल सकता है, नॉट बियॉन्ड दैट। कोरिएंडर के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला 7,000 के ऊपर, एंड अभी भी मुझे लगता है कि 7,500 या नियर बाई ट्रेजेक्ट्री आती है, शुड बी बॉट 8,000 से 8,500 हायर रेंजेस पर देखने को मिल सकता है। अभी क्योंकि लीन पीरियड में क्यूमिन सीड के प्राइस एंटर कर रहे हैं, मुझे लगता है 18,000 19,000 के आसपास कहीं ना कहीं बेस बन चुका है या बनेगा। 18,000 के नीचे प्राइस नहीं जाएंगे, ग्रेजुअली 21,000 22,000 के बीच में प्राइस देखे जा सकते हैं कपल ऑफ मंथ्स के अंदर। है कि यूएस भारत पर दबाव बना रहा है, चाहता है अमेरिका कि भारत यूएस से सोयाबीन का इंपोर्ट करे। उनकी दलील ये है, यूएसएसईसी ने कहा है कि आप खाने की चीज़ों में आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं, और अभी स्थिति यह है कि भारत नेट इंपोर्टर है सोयाबीन का। कोरोना के बाद से भारत ने अफ्रीकी देशों से सोयाबीन मंगाना शुरू किया है, और अमेरिका का ऐसे में सवाल है, जब इंपोर्ट भारत कर ही रहा है तो यूएस से क्यों नहीं कर सकता है। जीएम सोयाबीन और जीएम मक्के को लेकर भारत के साथ यूएस की बातचीत नहीं बन पा रही है, और वही वजह भी है कि हम देख रहे हैं कि ट्रेड डील अटका हुआ है, गतिरोध है। भारत जीएम फसलों के इंपोर्ट की अनुमति नहीं देता है, हालांकि पैक्ड फॉर्म में ऑलरेडी हम मॉल में देख रहे हैं इस तरह की चीज़ें आ रही है। लेकिन 2023-24 में भारत ने करीब 9.25 लाख टन सोयाबीन का इंपोर्ट किया था। 2024-25 में इंपोर्ट घटकर ये 1.5 लाख टन के आसपास हो गया है। चीन की स्थिति यह है कि चीन पहले सोयाबीन नेट एक्सपोर्टर हुआ करता था, वो अब सबसे बड़ा इंपोर्टर है, और ब्राजील, अर्जेंटीना और यूएस जैसे देशों से वो इंपोर्ट करता है। चीन हर साल 10 करोड़ टन से ज़्यादा सोयाबीन का इंपोर्ट करता है। लेकिन ऐसी स्थिति अगर भारत में बनती है तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ के जो सोयाबीन किसान हैं उनकी खेती पूरी तरह से ठप हो जाएगी। इसलिए भी सरकार सजग है। बाकी देशों से है तो सरकार उसमें कम ज़्यादा इंपोर्ट पॉलिसी में कर लेती है, कभी हो भी जाता है इंपोर्ट, कभी आप तेज़ी से कम भी कर लेते हैं। तो ये दिक्कतें यहाँ पर आ रही है, और यही वजह है कि ट्रेड डील की राह में एक बड़ा अरंगा है। एक और अहम अपडेट, कल जो कोऑपरेटिव पॉलिसी, नई राष्ट्रीय सहकारी नीति का ऐलान किया है अमित शाह जी ने, अब होगा ये कि सरकार हर गांव में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने पर विचार कर रही है। ये काफ़ी अहम होगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई राष्ट्रीय सहकारी नीति की घोषणा कर दी है। सहकारी संस्थाओं को प्रोफेशनल और आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की तैयारी है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में उनको लगता है कि जो ये पॉलिसी है काफ़ी अहम कदम है, और सहकारिता के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी, पारदर्शिता और यहाँ पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो रूरल एरिया है वहाँ पर आएंगी। और भारत में 8 लाख से अधिक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इनमें करीब 2 लाख क्रेडिट कोऑपरेटिव और 6 लाख नॉन क्रेडिट है, जो अलग अलग सेक्टर में जैसे एग्रीकल्चर, डेयरी, टेक्सटाइल, हेल्थ केयर में सक्रिय हैं। और इससे फ़ायदा ये होगा कि 50 करोड़ लोगों को जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं उनको सहकारिता के दायरे में लाया जा सकता है। तो एक अहम अपडेट है इस फ्रंट पे। आखिरी खबर एक ये है, एक अहम अपडेट और दे दूं कि 2024 तक कहा जा रहा है, OECD और FAO की रिपोर्ट है जिसके हिसाब से भारत 2034 तक गेहूं का नेट इंपोर्टर बन सकता है। घरेलू मांग बढ़ने से भारत नेट इंपोर्टर बनेगा, क्योंकि जिस तरह से आबादी हमारे देश में बढ़ रही है ऐसे यहाँ पर खपत तेजी से बढ़ेगी, और जो ग्लोबल खपत है उसमें अकेले
11% भारत और चीन में बढ़ने वाले हैं इस वजह से। हालांकि इस दौरान भारत का जो उत्पादन है वो भी बढ़ेगा, उसके बावजूद हम नेट इंपोर्टर बन सकते हैं। ये OECD और FAO की रिपोर्ट है। तो ये एक अहम रिपोर्ट है जिस पर अलर्ट रहना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम सेल्फ रिलायंट है, हम खुद उत्पादन करते हैं, उसके बाद भी हम धीरे धीरे नेट इंपोर्टर बनते जा रहे हैं। जैसा खाने के तेल की केस में हमने देखा, वही अब दलहन में धीरे धीरे होता जा रहा है। ऐसा ना हो कि बाकी और भी फसलों की तरह इस तरह हम शिफ्ट होते जाएं। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। कुणाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अंकित जी, तरुण सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए मुनाफे की मंडी को ही समेटते हैं, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे FNO जंक्शन। जल्द लौटते हैं।